Hey you all, how are you? Welcome to the Sun of Debates, and today in this video, we are going to continue The Mayor of Castrobus written by Thomas Hardy. In the previous video, we have started chapter 4. So, as I told you that the chapter 4 we are going to cover in three parts. So, this is the second part. Let's get started. Previously, we have seen that Suzanne and her daughter, they have reached to Castrobus, and we have seen that they were looking for the formative women like earlier when they reached to the fair in Wedding Prayers. So the formative women told everything to Suzanne that Mr. Hanchard, actually I don't remember much about him, but yeah, he has came just after 1 year the incident, and he told me that if some kind of woman comes to you, you can send him her to my place, and I have settled in Castrobus. So that's why they moved towards Castrobus, and you need to take care of this also that this Suzanne has never told her daughter Elizabeth Jane that who is Hanchett. Uh, Elizabeth Jane only knows that the person, like the Hanchett whom we are looking for, is just a relative. So let's see what happens next. She asks herself whether the present, um, just a minute, with the present moment, now that she was a free woman again, were not as opportune a one as she would find in a world where everything had been so inopportune. ओके, तो अभी क्या होता है कि हमने देखा अब से पहले वो फ्री हो गई थी। फ्री किस वे में हो गई थी? क्योंकि उसका हस्बैंड जो है यानी कि न्यूसन वो पानी में डूब के मर गया था। ये भी हमने लास्ट देखा। अभी वो नहीं है क्योंकि वो पहले से ही ऐसा चाहती थी कि वो उसके साथ सही नहीं हो रहा है। जब उसके साथ मजाक हुआ था, लाइक किसी लेडी ने उसको बोला कि देखो तेरे साथ तो ये ऐसा बेकार हुआ है ना, जब उसका इंसल्टिंग वे में उसको फील हुआ तो उसको ये इनलाइटमेंट हुआ कि मेरे साथ सच में गलत हुआ। इससे पहले तो उसने अपनी हर एक चीज को पेट समझ के रख लिया था, लेकिन तब जब उसको इनलाइटमेंट हुआ कि हाँ एक्चुअली मेरे साथ गलत हुआ है, तब वो चाहती थी कि मैं फ्री होके अपनी पुरानी लाइफ वापस जीऊँ। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसको पता चलता है कि अब उसका जो हस्बैंड है, करंट हस्बैंड न्यूटन, वो डूब के मर गया या पता नहीं कहाँ चला गया, तो शी फील्स लाइक शी इज फ्री। तो वो अपने आप से पूछती है, शी आस्क्स हरसेल्फ वेदर द प्रेजेंट मोमेंट, आज का जो समय है उसकी लाइफ का, जिसमें वो उसके पास हैंचर्ड भी नहीं है और न्यूसन भी नहीं है। हैंचर्ड पहले से ही वो अलग हो चुकी है और न्यूसन मर चुका है। तो ये समय जब वो एक फ्री है ना, व्हेन शी इज फ्री, शी इज आस्किंग सच क्वेश्चंस इन हर माइंड कि जब वो फ्री है, जब वह उसके लिए सबसे, क्या ये उसके लिए सबसे सही टाइम था कि जब वो बिल्कुल फ्री हो गई? क्योंकि इससे पहले वो कभी फ्री फील नहीं कर रही थी, है ना। तो वो ऐसा बोलती है कि ये उसने खुद से पूछा कि आज इस मोमेंट में जब वो सबसे फ्री लेडी है, यानी कि वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं है, उसके लिए सबसे उपयुक्त समय नहीं था? क्या ये सबसे सही समय था कि जब मैं अपने लिए कोई डिसीजन लूं? क्योंकि क्यों उसको ऐसा लगा? बिकॉज शी वुड फाइंड इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग हैड बीन सो, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में थी जहां उसके साथ सब कुछ कैसा हो रहा था, सही समय पर नहीं हो रहा था। यानी जो भी चीजें हो रही थी वो गलत हो रही थी। फॉर मेकिंग अ डेस्परेट एफर्ट टू एडवांस एलिजाबेथ जेन, और वो क्या चाहती थी कि वो एलिजाबेथ जेन को थोड़ा एडवांस बनाना चाहती थी, यानी उसकी एक अच्छी, उसको हैप्पी लाइफ देना चाहती थी। To pocket her pride and search for the first husband seemed, wisely or not, the best initiatory step. तो वो क्या करती है कि टू पॉकेट हर प्राइड, यानी कि अपनी जो शान है, अपना जो प्राइड है, उसको वो साइड में रख देती है। ठीक है, और क्या करती है, ढूंढने लगती है अपने पति को, फर्स्ट हस्बैंड को। वाइजली और नॉट, ये इसमें चाहे बुद्धिमानी हो या ना हो, लेकिन पहला स्टेप वो यही समझती है कि मुझे अपने प्रीवियस हस्बैंड को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे एलिजाबेथ जैन को एक अच्छी लाइफ देनी है। उसके लिए वो अपनी, अपना जो ईगो है, अपना प्राइड है कि उसने तो मुझे सेल कर दिया था, अब मैं उसके पास क्यों जाऊं, उसको वो साइड में रख देती है। रीजन भी क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी डॉटर को एक अच्छी लाइफ दे। ही हैड पॉसिबली ड्रंक हिमसेल्फ इनटू हिज स्टोम। अब वो कहती है कि हो सकता है कि उसने अपने आप को
ड्रिंक करके, नहीं वो शराब पी के कहीं अपनी कब्र में पड़ा हो, दैट मीन्स क्या पता वो भी मर चुका हो ड्यू टू एक्सेस ड्रिंक। बट ही माइट ऑन द अदर हैंड हैव हैड टू मच सेंस टू डू सो। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि उसमें इतनी तो समझदारी है ही कि वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो फॉर इन हर टाइम, जब वो उसके साथ रहता था, है ना, ही हैड बीन गिवन टू बाउल्स ओनली। जब वो उसके साथ रहता था तब वो कभी कभार, बाउल्स ओनली मतलब कभी कभार ही ड्रिंक करता था। ही वॉज नॉट अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, यानी कि वो हैबिचुअल पियक्कड़ नहीं था, कि वो नियमित रूप से, रेगुलर रूप से ड्रिंक नहीं लेता था, कभी कभार लेता था। ठीक है, तो इसलिए वो सोचते कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पीने की वजह से मर गया हो। ठीक है, अब बिकॉज उनका जो इंसिडेंट जहां से वो सेपरेट हुए थे उससे तो ये था, रीजन ये था कि उसने ड्रिंक की थी। अभी उसको हैबिट नहीं है, ये वो जानती, बिकॉज शी इज हिज वाइफ। ठीक है, at any rate, the propriety of returning to him if he lived was unquestionable। तो किसी भी कीमत पर ये डिसीजन लेना कि उसे ढूंढने का या उसके पास वापस जाने का यदि हम डिसीजन लेते हैं, तो उसको अनक्वेश्चनेबल लगता है कि मुझे जाना चाहिए। इसमें जो औचित्य है वो उसका स्पष्ट है कि मुझे जाना चाहिए था। द ऑकवर्डनेस ऑफ सर्चिंग फॉर हिम ले इन एनलाइटनिंग एलिजाबेथ। ठीक है, तो पर इस चीज में उसको ऑकवर्डनेस थी कि जब मैं उसको ढूंढूंगी तो क्या होगा, कि हिम लेन एनलाइटनिंग एलिजाबेथ, कि मुझे एलिजाबेथ को भी बताना पड़ेगा या इसको पता चल जाएगा यदि मैं उसको ढूंढूंगी तो। अ प्रोसीडिंग विच हर मदर कुड नॉट एंड्योर टू कंटेम्पलेट। और ये चीज कि एलिजाबेथ जैन को ये सारी चीजें पता चल जाए, वो बेयर नहीं कर सकती थी, यानी कि सुजैन ये चीज बेयर नहीं कर सकती थी कि वो सारी मेरी जो पास्ट की चीजें हैं वो मैं एलिजाबेथ को बता दूं। और पर उसको अपने प्रीवियस हस्बैंड को ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना उनकी लाइफ टफ है, और शी वॉन्ट्स अ हैप्पी लाइफ। शी फाइनली रिजॉल्व the undertake undertake the search without confiding to the girl her former relations with Henchard। तो वो लास्ट में क्या सोचती कि चलो ठीक है, मैं इसको तो नहीं बताऊंगी, इसको बिना बताए ही मैं नहीं बताएगी, और वो इस बात पे डिसीजन कर लेती कि मैं इसको तो नहीं बताऊंगी हैंचर्ड के बारे में, लेकिन हम ढूंढेंगे जरूर। leaving it to him if they found him to take what steps he might choose to that end। तो वो ये टॉपिक, ये पॉइंट अपने हस्बैंड पे छोड़ देती कि जब हम उससे मिलेंगे तब मैं ये डिसीजन उसके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या वो अपनी डॉटर को ये बात बताना चाहेगा। मैं तो अपनी डॉटर को ये सब नहीं बताऊंगी कभी, ये वो अपने मन में सोच लेती। This will account for their conversation at the fair and the half-informed state at which Elizabeth was led onward। तो ये उस टॉपिक पर है कि जब उस मेले में उसने एलिजाबेथ जैन को आधी अधूरी जानकारी में रखा था, क्योंकि एलिजाबेथ को तो नहीं पता क्या हो रहा है ना। तो जहाँ वो मेले में मिली थी अपने कॉमिटी वेमेन से, तो वहां पे भी उसने एलिजाबेथ को कुछ भी नहीं बताया कि हम यहाँ क्यों आए एंड ऑल। और वो ये सब इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपनी डॉटर को बताए, और वो ये डिसीजन अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ना चाहती है। इन दिस एटीट्यूड दे प्रोसीडेड ऑन देयर जर्नी। और इसी बात के साथ वो लोग जर्नी की तरफ निकल पड़ते, यानी कि कैस्टरब्रिज की तरफ, trusting solely to the dim light afforded of Hancher's whereabouts by the committee women। और वो कस्टमर्स क्यों जाते हैं? जो थोड़ा इंफॉर्मेशन उनको फॉर्मेटिव वुमेन से मिलता है, ठीक है, उस फॉर्मेटिव वुमेन की बताई हुई चीजों के बारे में सोच के, और उसने जो भी उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि हाँ वो वहाँ है, उस पे ही जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उसकी थी आधी अधूरी, डिम लाइट अफोर्डेड ऑफ, है ना, तो डिम लाइट अफोर्डेड ऑफ हैंचर्स वेयर अबाउट्स, यानी कि थोड़ा बहुत जो उसको हैंचर्ड के कहाँ है वो, या उसकी रेजिडेंस के बारे में पता है, जैसा कि फॉर्मेटिव वुमेन ने बताया, उसी के बेस पे वो लोग निकल पड़ते हैं टुवर्ड्स कैस्ट्रोविस। द स्ट्रिक्टेस्ट इकोनॉमी वॉज इंडिस्पेंसिबल। और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इस वजह से वो उनको बचत करनी थी। स्ट्रिक्टेस्ट इकोनॉमी मतलब पैसे बचा के चलना था, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, एंड दे वांटेड दैट दे शुड रीच टू हैंड। समटाइम्स दे माइट हैव बीन सीन ऑन फुट। तो पैसे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, कभी वो पैदल चलती, ठीक है,
समटाइम्स ऑन फार्मर्स वैगन्स, कभी उनको किसानों की जो गाड़ियां होती है उन पर देखा जाएगा। समटाइम्स इन कैरियर्स वैन जो माल ढोने वाली गाड़ियां होती है उन पे। एंड दस दे ड्रू नियर टू कैस्टर ब्रिज, और इस तरह करते करते वो कहाँ पहुंच गई, कैस्टर ब्रिज के पास पहुंच गई। तो आ सकता है कि उन्होंने जर्नी कैसे की, तो कभी पैदल, कभी किसानों की गाड़ियों पे, और कभी माल ढोने वाली गाड़ियों पे। ठीक है, तो इस तरह वो पहुंच गए। एलिजाबेथ चेन discovered to her alarm that her mother's health was not what it once had been। तो एलिजाबेथ जेन को पता चलता है अचानक से कि उसकी जो मॉम है उसकी जो हेल्थ है वो भी ठीक नहीं लग रही, यानी उसको एक अचानक से ऐसा फील आता है। ठीक है, तो इस बात से परेशान होती है। And there was ever and anon in her talk their renunciatory tone, which showed that, but for the girl, she would not be very sorry to quit a life she was growing thoroughly weary of। तो उसकी माँ की ऐसे ऐसी जैसी तबीयत आज है, जैसी हेल्थ आज है, वैसी पहले कभी नहीं देखी थी, है ना। वॉज नॉट वॉट इट वंस हैड बीन, एंड देयर वाज एवर एंड anon इन हर टॉक। और उसकी बातों में एक तरह से ना उदासी वो झलक रही थी, है ना। रिनंसिएटरी टोन मतलब एक सॉफ्ट टोन, एक उदास, है ना, वैसी टोन की, कोई अंदर से दुखी हो वैसा टोन उसको दिख रहा था, जिससे क्या पता चलता है कि वो बीमार है। बट फॉर दैट गर्ल शी वुड नॉट बी वेरी सॉरी, लेकिन वो जो लड़की है, यदि उसका साथ नहीं होता, आई मीन मैं बात कर रही हूँ सुसैन की साइड से, कि आज यदि उसके साथ उसकी बेटी नहीं होती, उसकी बेटी का साथ नहीं होता, तो वो अपनी लाइफ को त्यागने में हिचकती नहीं, कि मैं, वो ये सोचती है कि आज मेरी बेटी नहीं होती तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं होता। शी वॉज ग्रोइंग थॉरोली वेरी ऑफ, वो सिर्फ अपनी डॉटर के लिए ही इन सब ये सब सह रही थी, या फिर उसकी तबीयत थी या जो भी था। तो उसको कोई अफसोस नहीं होता यदि वो छोड़ देती, है ना। इट वॉज ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे की बात है, फ्राइडे इवनिंग नियर द मिडिल ऑफ सितंबर। तो मिडिल ऑफ सितंबर का मतलब, अब नियर द मिडिल ऑफ सितंबर कब, तो वहां पे आपको एग्जाम में एक डेट दी जा सकती है कि वो कब की बात थी। समझो 1 सितंबर, 30 सितंबर, 12 सितंबर और 28 सितंबर। तो आपको आंसर लिखना है कि क्या है। ऑल्दो आप देखोगे कि टेक्स्ट में कहीं भी एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी हुई है, बट एज अ रीजनिंग पॉइंट दे कैन आस्क सम क्वेश्चन to see your attentiveness. Okay. And just before dusk, that they reached the summit of a hill within a mile of the place they sought। तो जिस जगह को ढूंढने के लिए वो गए थे उसके नियर बाय वो पहुंच चुके थे, और एक हिल पे है ना, जो कि मेन कैस्टर ब्रिज से 1 माइल की दूरी पे था, उस हिल पे जाके वो रुक गए। देयर वर हाई बैंक हेजेस टू द कोच रोड हियर। कोच रोड के साइड में दोनों तरफ देखोगे तो क्या था, ऊंची ऊंची झाड़ियां थी, हाई बैंक्ड हेजेस। एंड दे माउंटेड अपॉन द ग्रीन टर्फ विद इन एंड सेट डाउन। और उनकी ऊंची सी झाड़ियां थी, और वो किस पे थे, वो दोनों एक ऊपर जाके ग्रीन टर्फ पे जाके बैठ गए, नहीं हरी घास पे जाके दोनों बैठ गई उस पहाड़ी के ऊपर। ठीक है। द स्पॉट कमांडेड अ फुल व्यू ऑफ द टाउन, कि वहां से उनको उस टाउन का यानी कैस्टर ब्रिज का पूरा व्यू दिख रहा था, उसका पूरा व्यू, और इट्स एनवायरमेंट्स, है ना, उसके आसपास के इलाके का पूरा व्यू दिखाई दे रहा था उस हिल के ऊपर जहां वो बैठी थी, एक ग्रीन टर्फ के ऊपर यानी घास के ऊपर। वॉट एन ओल्ड फैशन प्लेस इट सीम्स टू बी, सेड एलिजाबेथ जैन। ऊपर से बैठ के देख ले, समझ लो जयपुर का नाहरगढ़, वहां बैठ के ऊपर से आप पूरा जयपुर देख लो, वैसे ही ये उस हिल टॉप पे बैठ के कैस्ट्रोविस को देख रही थी और कह रही थी, एलिजाबेथ जैन कहती कि कितना ओल्ड फैशन प्लेस है, यानी कि कितना पुराना दिख रहा है ये। ठीक है। वाइल हर साइलेंट मदर म्यूज ऑन अदर थिंग्स देन टोपोग्राफी। जबकि उसकी जो माँ है जो चुपचाप बैठी थी वो भी व्यू देख रही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, टोपोग्राफी यानी कि उसकी ज्योग्राफी नहीं देख रही थी कि कैसा लैंड है कैसा है, वो ये सब नहीं देख रही थी, वो कुछ और ही चीज में म्यूज यानी खोई हुई थी। ठीक है। तो यहाँ मदर जो डॉटर है वो बात कर रही कि कैसा पुराना सा सिटी है एंड ऑल, और मदर कहीं और खोई हुई है, और आप अच्छे से जानते हो कि मदर क्यों खोई हुई है, क्या सोच रही।
It is huddled all together and it is shut in by a square wall of trees, like a plot of garden ground by a box edging. तो यहाँ पे एलिजाबेथ जैन फिर से क्या बताती है उस सिटी के बारे में कि यहाँ पे सब कुछ क्या है, हडल्ड ऑल टुगेदर, यानी कि सब कुछ सिमटा हुआ है, यानी सब चीजें एक ही जगह पे है और इसको चारों तरफ से शट किया हुआ यानी बंद किया गया है बाय स्क्वायर वॉल, एक चौकोर दीवार से। ठीक है, और वो दीवार किसकी है, पेड़ों की। ठीक है, लाइक अ प्लॉट ऑफ गार्डन ग्राउंड बाय अ बॉक्स एजिंग, जैसे कि एक बगीचे का बॉक्स जो है वो एक प्लॉट को यानी एक बगीचे को घेरा हो। ठीक है, बॉक्स एजिंग जिसके चारों तरफ पौधे ही पौधे हो। तो आप अमेजिंग इमेजिन कर सकते हो कि ये एक स्क्वायर शेप का सिटी है जो कि स्क्वायर शेप में बसा हुआ है और उसके चारों तरफ पौधे ही पौधे लगे हुए। Its squareness was indeed the characteristics which most struck the eye in this antiquated borough. ओके, तो ये जो इसकी स्क्वायर शेप की जो बनावट है वो क्या करती है, इस एंटिक्वेटेड बोरो, इस प्राचीन शहर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इस तरह का है। और वो कौन सा है एंटिक्वेटेड बोरो, द बोरो ऑफ कैस्ट्रोबिस, है ना। और ये कैस्ट्रोबिस की एक पहचान है। At that time, recent as it was, untouched by the faintest sprinkle of modernism. उस समय भी untouched था मॉडर्निज्म से, यानी कि अभी भी वहां पर पुराने तौर तरीके चले जा रहे थे, ऐसा उनको ऊपर बैठ के अज्यूम होता है। It was compact as a box of dominoes. ये एक तरह से बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सिटी था या टाउन था। इट हैड नो सबर्ब्स, इसके कोई सबर्ब्स नहीं थे। सबर्ब्स क्या होते हैं, जो मेन अर्बन सिटी के आसपास छोटे छोटे जो रूरल एरियाज होते हैं, जो आधे रूरल और आधे वैसे होते हैं ना। हर एक सिटी के पास यदि आप देखोगे नियर बाय छोटे छोटे शहर जो होते हैं वो मेन सिटी से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको सबर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सबर्ब्स नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि इसकी वॉल्स चारों तरफ से पैक्ड। ठीक है, इन द ऑर्डिनरी सेंस कंट्री एंड टाउन मेट एट अ मैथमेटिकल लाइन। तो यहाँ पे एक कंट्री और टाउन, यानी कंट्री होती है गांव और शहर, तो कैस्ट्रोबिल्स और गांव के बीच में एक प्रॉपर लाइन खींची हुई थी, यानी इस तरफ गांव है और इस तरफ टाउन है। लेकिन जनरली क्या होता है, कोई भी सेटलमेंट होता है, जैसे आप कोई भी सिटी देखोगे तो सिटी के सॉरी सिटी के आसपास यदि कोई छोटा गांव है ना, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समराइज करती हूँ। ये कोई सिटी है, सपोज ये है जयपुर सिटी, तो इसके साइड में यहाँ कोई गांव है सपोज, तो ये गांव भी, यहाँ के लोग इस सिटी में आते हैं और ये धीरे धीरे ये सबर्ब एरिया बन जाता है। यानी ये जो मेन एरिया है ये तो अर्बन है और ये सबर्ब एरिया है। क्यों, क्योंकि ये ओपन है, ये दे कैन गो एंड कम एंड दिस वे, और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे ही कुछ और गांव भी आसपास के, और फिर ये सब के सब कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने पहले से ही एक बाउंड्री खींची हुई है, वॉल ऑफ ट्रीज, जिसकी वजह से दूसरी सिटीज जो हैं, वो दूसरे जो सबर्बन या गांव वाले एरिया है वो अंदर नहीं आते, उनमें उनके बीच में एक मैथमेटिकल लाइन है। To birds of the more soaring kind, Castrobius must have appeared on the fine evening as a mosaic work of subdued reds. To birds of the more soaring kind, वो जो आप देखोगे, हाँ इनके बीच में ये लाइन थी, यहाँ से बात करते हैं। टू द बर्ड्स ऑफ मोर सोरिंग काइंड, वो बर्ड्स है ना जो कि यहाँ पर कैस्ट्रोबिस में कोई भी आता है, यानी कि बर्ड्स इन द सेंसेस कोई भी यहाँ जो बाहर से आता है, या आप कह सकते हो सॉरी, यहाँ हम व्यू देख रहे हैं कि यहाँ पे कैस्ट्रो बीच का व्यू कैसा है, तो वो थोड़ा और बताती है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे मॉजिक वर्क ऑफ सबड्यूड रेड्स ब्राउन्स, तो यहाँ पे लाल भूरे कलर की ग्रे और चमकीले रंगों की क्या बनी हुई है, चित्रकृति बनी हुई है। मॉजिक वर्क क्या होते हैं, आर्ट। ठीक है, वो बना हुआ है और held together by a rectangular frame of deep green, है ना, डीप ग्रीन कलर के, यानी चौकोर
हरे गहरे रंग के चौकोर फ्रेम से वो घिरा हुआ था। क्या? वो जो मोजेक वर्क यानी कि वो जो आर्ट बनी हुई थी वो किससे थी? अः शाम के समय आप देखोगे तो एक तरह से चमकती हुई आपको आर्ट जैसी वो सिटी दिखेगी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, रेड, ब्राउन, ग्रे, क्रिस्टल, ये सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होके रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर बने हुए हैं। अभी मोजेक वर्क ऐसा होता है जो आपकी आंखों को बिल्कुल ना हिप्नोटाइज कर देता है। तो बताया गया द ब्यूटी ऑफ द सिटी कि शाम के समय वो लोग पहुंचे थे, तो रात में वो जो व्यू है उसका वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। टू द लेवल आई ऑफ ह्यूमैनिटी इट stood as an indistinct mass behind a dense stockade of limes and chestnuts। तो अभी हमने बात किया था कि कैसा वो दिखता था, अभी हम कहेंगे कि यदि आप एक नॉर्मल, है ना, नॉर्मली बात करोगे सिटी की, तो इट शुड स्टैंड stood as an indistinct mass behind a dense stockade of limes and chestnuts। यहाँ पर लाइम्स और चेस्टनट्स के बहुत सारे क्या हैं, पेड़ हैं। ओके। और माइल्स ऑफ रोटन डाउन एंड कॉन्केव फील्ड, खेत हैं बहुत सारे जिनमें आपको ये सारी चीजें दिखेगी, लाइम्स एंड चेस्टनट्स के प्लांट्स जो कि फैले हुए। The mass became gradually dissected by the vision into towers। और धीरे धीरे वो जो मास था वो टावर्स में दिखने लगा। Gables, chimneys and casements, the highest glazing shining blared and bloodshot with the coppery fire they caught from the belt of sunlight cloud in the west। वेस्ट डायरेक्शन में जब उन्होंने देखा तो क्योंकि शाम का समय है तो वहां पर कॉपरी फायर का मतलब है कि कुछ कह सकते हो आप, लाइट्स जल रही थी ना, उसकी वजह से वो दिखाई दे रहा था। इन सब के बीच में भी हमने थोड़ा सा एक पॉइंट आई थिंक मिस कर दिया है, लेट मी चेक वंस। ओके। द मास बिकेम ग्रेजुअली डिसेक्टेड बाय द विजन इनटू टास्क। जो जो मास है यानी कि बहुत सारे लोग, जो भीड़ थी वो धीरे धीरे, अब की रात होने लगे हैं तो वो अपने घरों की तरफ जाने लगे। तो वो जो विजन था वो अब टावर्स में दिखाई देने लगा है, चिमनीज, कैसपेंट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स में जो एकदम रेड, जैसे चिमनी का फायर हो गया एंड ऑल, इन सब में अब कन्वर्ट होने लगा है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड ऑफ दिस ट्री बाउंड स्क्वायर ran avenues east, west, and south into the wide expanse of cornland and combe to the distance of a mile or so। थोड़ा और आगे देखोगे तो आप क्या होगा कि ये जो स्क्वायर सिटी है ना, इसके अंदर बहुत सारे एवेन्यूज हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट है जिसमें ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब अलग अलग है, जो कि वाइड एक्सपेंस में फैले हुए हैं। इट और वो माइल्स की दूरी में, ठीक है। इट वॉज बाय वन ऑफ दीज एवेन्यूज दैट द पेडेस्ट्रियंस वर अबाउट टू एंटर। तो इन्हीं चार एवेन्यूज में से किसी एक एवेन्यू में वो पेडेस्ट्रियंस अंदर एंटर करने वाले। तो हमें पता चला उस सिटी का और रात का कैसा यहाँ पे लुक आ रहा है या कैसा व्यू है। जब वो उस सिटी में एंटर करती है तो देखा उन्होंने कि उसके सड़कों के चारों तरफ क्या है, घने पेड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी सुरंग के अंदर जा रही हो। ओके। और फिर उधर जहाँ पे ओपन ग्राउंड था या जहाँ पर खुले खेत थे वहां से ब्राइट रोशनी भी आ रही थी, ठीक है। और फिर जब वो और पास में पहुंचती है शहर के तो देखती है कि वहां पे कुछ पुरानी एंटीक चीजों के वो मिलते हैं उनको सिम्टम्स। चारों ओर पेड़ों की घेराबंदी है, यानी कि चारों तरफ पेड़ों ने उनको बांधा हुआ है। और अंदर एक दीवार थी, यानी वो हमें लगता है कि वो मैथमेटिकल लाइन जिससे जिसके अंदर शहर के लोग रहते थे और उसके बाहर गांव के लोग। जैसे जैसे रात और ज्यादा होने लगी तो जो सिटी की जो लाइट्स है वो क्या करने लगी, ग्लेजिंग, शाइनिंग, ब्लेयर्ड, है ना, और ज्यादा चमचमाने लगी। तो हमें क्या दिखता है कि अंदर की जो लाइफ है वो कैसी है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, है ना, बहुत ज्यादा वैसी है ना, लाइक देखने वाली है। जबकि बाहर जो गांव है जो कि एक मैथमेटिकल लाइन से अलग है वो एकदम सूने हैं, वीरान है, वहां पर कोई भी नहीं है, वहां इतनी लाइट्स और ये सब नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से ये वहां के रात का हमें व्यू दिखाया। बिफोर दे हैड राइजन टू प्रोसीड, टू मैन पास आउटसाइड द हेज। जब वो और आगे बढ़ने लगे तो दो लोग उनके पास से निकले। ठीक है। ठीक है। और वो एंगेज इन आर्ग्यूमेंटेटिव कन्वर्सेशन, वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंटेटिव कन्वर्सेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे। Why, surely, said Elizabeth as they receded. Those men mentioned the name of Hanchard in their talk, the name of our relative. तो जब वो सुनती है ये सारे वर्ड्स एलिजाबेथ, तो वो बोलती है कि मम्मा मैंने अभी अभी उन दोनों आदमियों को अपने रिलेटिव हैंचर्ड का नाम लेते हुए सुना। मिसेस न्यूटन कहती है हाँ शायद मैंने भी सुना। दैट सीम्स अ हिंट टू अस दैट ही इज स्टिल हियर। ऐसा लगता है कि इससे हमें एक हिंट मिलता है कि वो अभी भी यहाँ पे रहता है कैस्ट्रोविज में, तभी लोग उसका नाम ले रहे हैं। तो ऐसा वो दोनों कंफर्म करते हैं। फिर हाँ, शैल आई रन आफ्टर देम एंड आस्क देम अबाउट हिम। तो उसकी डॉटर कहती है कि मैं जाऊं उनके पीछे और पूछूं कि आप हैंचर्ड का नाम ले रहे हो, वो हमें कहाँ मिलेगा। तो उसकी मदर रोक लेती, नहीं 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 नहीं, नॉट फॉर द वर्ल्ड जस्ट येट, अभी नहीं, दुनिया के लिए अभी नहीं, हमें सबको अभी नहीं बताना। ही मे बी इन द वर्क हाउस और इन द स्टॉक्स फॉर ऑल वी नो। हो सकता है कि वो वर्क हाउस में हो, अभी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो या तो वर्क हाउस यानी कि जेल में हो सकता है, या फिर वो अनाथालय में हो सकता है, तो पता नहीं कहाँ होगा। अभी हम उससे नहीं बोलेंगे। डियर मी व्हाई शुड यू थिंक दैट मदर। तो कहती कि अरे मम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हो कि वो जेल में होगा एंड ऑल। तो वो कहती इट वाज जस्ट समथिंग टू से दैट्स ऑल, कि बस मैं यूं ही कह दिया। बट वी मस्ट मेक प्राइवेट इंक्वायरीज, लेकिन हमें उसको चुपचाप ढूंढना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए कि हम उसको ढूंढने के लिए आए हैं। ठीक है। हैविंग सफिशिएंटली रेस्टेड, आराम कुछ देर तक वहां पे आराम करने के बाद, दे प्रोसीडेड एट इवन फॉल। तो वो सिटी की तरफ नीचे की तरफ आना शुरू करती है, कि वो अभी थकी हुई थी ना ट्रेवल से, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर अब वो आती है। द डेंस ट्रीज ऑफ द एवेन्यू रेंडर्ड द रोड डार्क एज टनल। वो जो घने पेड़ थे वो एक टनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जब आप दोनों तरफ आपके पेड़ रहे हैं और आप अंदर किसी सिटी में एंटर करते हो, तो दोनों तरफ पेड़ की वजह से ऐसा लगता है दूर दूर से भी जैसे कि आप किसी टनल में जा रहे हो ना, वो पेड़ उस तरह से झुके हुए रहते हैं। दो द ओपन लैंड ऑन ईच साइड वाज स्टिल अंडर अ फेंस्ड डे लाइट। दोनों तरफ का जो ओपन लैंड है यानी कि जो खेत है ना, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि बीच में सड़क है, सड़क के दोनों तरफ प्लांट्स है और साइड में खेत है। वहां पे अभी भी हल्की हल्की डे लाइट दिखाई दे रही थी। दे पास डाउन अ मिडनाइट बिटवीन टू ग्लोम्स। और वो इस तरह से दो ऐसा लग रहा था कि वो उसके बीच में से निकल रही थी, जिस जहां से उसको दीवार के बीच में से निकल रही हो ऐसा दिखाई दे रहा था। द फीचर्स ऑफ द टाउन हैड अ कीन इंटरेस्ट फॉर एलिजाबेथ मदर। उस सिटी के जो फीचर्स थे उसमें एलिजाबेथ की मदर का काफी इंटरेस्ट था। नाउ दैट द ह्यूमन साइड केम टू द फोर। अब क्योंकि अभी तक हमने देखा कि वहां का नेचर, अब वो ह्यूमन साइड देख रही थी। एज soon they had wandered about they could see that the stockade of grand gnarled sorry gnarled trees which framed in Casterbridge was itself an avenue। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती हैं कि जो नार्लन नार्लेट ट्रीज है उनका जो स्टॉकेड यानी कि बहुत सारा स्टॉक होना, वो इटसेल्फ अपने आप में ही एक कैस्टरविच को ऐसे फ्रेम किया है जैसे कि वो खुद ही एक एवेन्यू हो, स्टैंडिंग ऑन अ लो ग्रीन बैंक और स्कैपमेंट विद द डिच येट विजिबल विदाउट। तो वो उस ग्रीन बैंक पे यानी कि हरी हर चारों तरफ से ग्रीनरी है वहाँ। वो एरिया जो है कैस्टल ब्रिज का, वो वहां से दिखाई दे रहा है और वो बहुत ही विजिबल दिख रहा है। बिना किसी आपको एफर्ट डाले वो इजीली दिख रहा है। विद इन द एवेन्यू एंड बैंक वॉज अ वॉल मोर और लेस डिसकंटिन्यूअस एंड विद इन द वॉल वर पैक्ड द अबोर्ड्स ऑफ द बर्गर्स। और उस वॉल और एवेन्यू सॉरी उस बैंक और एवेन्यू के बीच में एक दीवार थी और वहां पे कौन रहते थे, बर्गर्स। बर्गर्स कौन, जो लोग इधर इधर आवारा लोग जो होते हैं ना, वैसे लोग। ठीक है। तो आ, इस तरह से वो व्यू बताते हैं कि वहां पे ये लोग बैठे हुए थे।
thought the two men did not know in these external features were but the ancient defense of the town planted as a preeminent. उनको लगा कि ये जो जगह है ना, द टू विमेन, दो जो लेडीज हैं, सॉरी, द दो टू वुमेन, दो लेडीज, उनको नहीं पता था कि ये जो एक्सटर्नल फीचर्स, ये जो बाहरी ना, इस सिटी की, इस टाउन की जो बाहरी फीचर्स है, वर बट द एंशियंट डिफेंसेस ऑफ द टाउन, ये एक प्राचीन सुरक्षा व्यवस्था थी जो कि अभी रिसेंटली नहीं थी, प्लांटेड एज अ प्रोमिनेंट, जो कि एक तरह से प्रोमिनेंट के रूप में लगाई गई थी, सेफ्टी के पर्पज से लगाई गई थी पहले, यानी कि प्राचीन टाइम से ही चली आ रही थी, ये नई नहीं थी। द लैम्प लाइट्स नाउ ग्लिमर्ड थ्रू द एंग्रील ट्रीज, अब जो लैम्प लाइट यानी सिटी में जो लाइट्स जल रही थी वो उन पेड़ों के बीच में से चमक रही थी, कन्वेइंग अ सेंस ऑफ ग्रेट स्मगनेस एंड कंफर्ट इनसाइड। वो क्या बता रही थी कि अंदर एक ग्रेट स्मगनेस है, तो जो लाइट का जो टिमटिमाना है वो स्मगनेस को बताना होता है, यानी कि रिलीफ को, अंदर बहुत कंफर्टेबल लोग रह रहे हैं, एंड रेंडरिंग एट द सेम टाइम द अनलाइटेड कंट्री, और साथ ही साथ में अनलाइटेड कंट्री, यानी कि जो पास में गांव है वो भी दिखा रहा है, जहां पर लाइट्स नहीं है, सुनसान है, देहाती है वो इलाका, विदाउट स्ट्रेंजली सॉलिटरी एंड वेकेंट इन एस्पेक्ट कंसिडरिंग इट्स नियरनेस टू लाइफ। वो जो साथ ही जो बिना रोशनी वाला जो गांव का इलाका है वो एक तरह से अकेला और खाली लग रहा था, जबकि ये सिटी जो है, ये टाउन एक तरह से लाइव लग रहा था, है ना। तो क्या होता है, हुआ ये कि जो टाउन होता है वो डेवलप्ड होता है, वहां पे लोग जो हैं वो जगते रहते हैं, ज्यादा काम करते रहते हैं, और तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है सिटी और विलेज लाइफ में, कि ये इतना ज्यादा डिफरेंस था दोनों में। एक वॉल के लेफ्ट साइड जहाँ पे सिटी है, उसमें सब कुछ लोग अच्छे से रह रहे हैं, कंफर्ट है, लाइट्स जल रही है, एंड ऑल एवरीथिंग इज सो मच प्लांटेड। दूसरा जो गांव है वो वीरान है, सुनसान है। द डिफरेंस बिटवीन बुर्ग एंड शैम्पेन वाज इंक्रीज, बुर्ग और शैम्पेन के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, यानी कि एक है कह सकते हो आप मॉडर्न लोगों का ड्रिंक, और एक है नॉन मॉडर्न लोगों का। बाय साउंड विच नाउ रीच देम अबव अदर्स द नोट्स ऑफ अ ब्रेस बैंड, और फिर जो ध्वनियां आ रही थी, जो साउंड आ रहा था, अब वो साउंड, जो साउंड है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था थ्रू ब्रेस बैंड। द ट्रेवलर्स रिटर्न इनटू द हाई स्ट्रीट, अब वो लोग हाई स्ट्रीट पहुंच जाते हैं, वेयर देयर वर टिम्बर हाउसेस, जहाँ पे की लकड़ियों के घर थे, विद ओवर हैंगिंग स्टोरीज, है ना, जिनके ऊपर स्टोरीज लटकी हुई थी, whose small pan lattices were screened by dimity curtains, ठीक है, और उनके जो अम, छत थी ना, जैसे इस तरह की हट काइंड ऑफ वो थी, घर थे जिनमें कर्टेन्स लगे हुए थे खिड़कियों पर, ठीक है। ऑन अ ड्राइंग स्ट्री, जो ड्राइंग रूम होता है उसकी वहां पे स्ट्रिंग से पर्दे लटके हुए थे, एंड अंडर हुज बार्च बोर्ड्स ओल्ड कॉबवेब्स वेव्ड इन द ब्रीज, और उनकी छतों के किनारों पर पुरानी मकड़ी के जाले, कॉबवेब्स यानी मकड़ी के जाले जो थे वो हवा में हिल रहे थे, ठीक है। तो ऐसा व्यू बताया उन्होंने वहां की हाई स्ट्रीट के घरों का, जो कि कैसा था, टिम्बर का बना हुआ था, लकड़ियों का बना हुआ था, जिसकी छतें बाहर निकली हुई थी, और ये आप कह सकते हो कि खिड़कियों के ऊपर पर्दे लगे हुए थे स्ट्रिंग से लटके हुए, और पूरा एरिया जो था एक तरह से सिटी सिटी जैसा व्यू उनको मिल रहा था। देयर वाज हाउस ऑफ ब्रिक नॉर्डी, which derived their chief support from those adjoining, और वहीं पे हाउस थे ब्रिक्स वाले, यानी कि ईंटों वाले घर भी थे, जो कि पास वालों को सपोर्ट देते थे, जो टिम्बर के घर थे उनको। देयर वाज स्लेट रूफ पैच्ड विद टाइल्स, ठीक है। स्लेट रूफ्स यानी कि छतें थी, उन जो ईंटों के बने हुए घर थे उनके ऊपर छतें भी थी, और वो उन छतों पर टाइल्स लगी हुई थी, ठीक है।
टाइल की छतों पर कुछ जगह पर स्लेट लगा हुआ था, और कभी कभी आपको मिलेंगे ओकेजनली अ रूफ ऑफ थैच, है ना, घास फूस की रूफ भी मिलेगी। तो किसी पे टाइल्स लगी हुई थी, किसी पे इस तरह के घर थे वहां पे अलग अलग तरह के। The agricultural and pastoral character of the people upon whom the town depended for its existence was shown by the class of objects displayed in the shop windows. The agricultural यानी कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर यानी किसानों वाला जो कैरेक्टर है, या जो पेस्टोरल कैरेक्टर यानी कि पशुपालन से रिलेटेड जो कैरेक्टर है, यानी कि अभी भी वो जो टाउन है डिपेंडेंट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, है ना, किस पे है इनका डिपेंडेंस, पेस्टोरल और एग्रीकल्चर पे, यानी वहां पे अभी भी खेती की जाती है और पशुपालन किया जाता है। ये सब आपको दिखेगा वहां की शॉप विंडोज पे रखी हुई चीजों से। तो शॉप विंडोज पे, वहां की दुकानों पे, अभी हम मार्केट का व्यू दिखा रहे हैं आपको, क्या क्या होता था। Seats, reap hooks, sheep shears, bill hooks, spade mattocks, and hooves, and at the ironmongers, beehives, firkins, churns, milking stools and pails, hay rakes, field flagons, and seed leaves at the coopers, cart ropes and plough harness at the saddlers, cars, wheelbarrows, and mill gear at the wheelwrights, and the mechanists, embrocations at the chemists, at the glovers and leather cutters, hedging gloves, thatchers, kneecaps, plowmen's leggings, villagers' patterns and clogs. क्या क्या है अब सुनिए आप। अह, आपको मिलेगी सिथिस मतलब दराती, रीप हुक्स कटाई के वो हंसी जो भी बोलते हैं काटने के, ये वेपन्स है सारे, जो भी औजार जिनको बोलोगे, वेपन्स नहीं, टूल्स। शीप शेयर्स, जो भेड़ को काटने की, भेड़ के बालों को काटने की कैंची, ठीक है। और बिल हुक्स, लकड़ी के काटने के हुक। स्पेड्स, फावड़े। मेटॉक्स यानी कुदाली। एंड हुज, खुरपी, जिसे घास भी खोद सकते थे। देन ये सब तो मिलेंगे आपको आयरन वाले के यहाँ पे, यानी कि लोहे वाले की दुकान पे तो ये सारी चीजें मिलेगी। तो आपको इन सबको मार्क कर लेना है कि वहां पे क्या क्या चीजें थी, कौन सी चीजें आयरन मॉन्गर्स के घर पे, शॉप पे मिलती थी। ठीक है, यानी कि जो लुहार होता था उसके। बी हाइव्स, बटर फर्किन्स, चर्न्स, मिल्किंग स्टूल्स, पेल्स, हेरेक्स यानी मधुमक्खी के छत्ते, मक्खन रखने के छोटे पीपे, मथानी, दूध दोहने की चौकियां, है ना, मिल्किंग स्टूल्स एंड पेल्स, बाल्टियां। हेयर रेक्स, जो कि घास रखने वाली जगह, घास रखने की रैक। फील्ड फ्लैगन्स, खेतों में पानी भरने के लिए फ्लैगन। एंड सीड लिव्स एट द कूपर्स, सीड लिव्स यानी कि बीज रखने के डब्बे, ये सब आपको मिलेंगे कूपर्स की दुकान पे, यानी कि कोल्हू की दुकान पे। और ये सब तो मिलेंगे आपको वहां पे। कार्ट रोप्स एंड प्लो हार्नेस टू द सेडलर्स, सेडलर की दुकान पे, यानी कि जो रस्सियां और ये सब बनाता है, उसकी दुकान पे आपको हल जोतने के पट्टे और रस्सियां बनाने के सामान मिलेंगे। ठीक है। और व्हील राइट्स, व्हील राइट्स की दुकान पे आपको मिलेंगे, व्हील राइट्स होता है बढ़ई, बढ़ई की दुकान पे आपको मिलेंगी गाड़ियां, है ना, व्हील बरोज, मतलब ठेले, चक्कियां, मिल गियर यानी चक्कियां, ये सब आपको व्हील राइट्स की दुकान पे मिलेगी। एंड मशीनिस्ट, हॉर्स एम्बार्केशंस, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, क्या कहते हैं, केमिस्ट की दुकानों पे आपको मिलेगी घोड़ों के उपचार की चीजें, हॉर्स एम्बार्केशन मतलब घोड़ों को ठीक करने की चीजें केमिस्ट की दुकान पे मिलेगी। एट द ग्लोवर्स एंड लेदर कटर्स, ग्लोवर्स और लेदर कटर यानी दस्ताने बनाने वाले, ग्लव्स बनाने वाले को ना, ग्लवर्स एंड लेदर कटर्स, चमड़ा काटने वालों की दुकानों पर आपको मिलेंगे हेजिंग ग्लव्स, है ना, बाड़ लगाने वाले, जो दोनों तरफ प्लांटेशन झाड़ियों की वहां बाड़ लगाने, तारबंदी करने के ग्लव्स। थैचर्स, नी कैप्स, और नी कैप्स होते हैं ना जो घुटनों के पहनने वाले होते हैं वैसे। तो वो किसके लिए, थैचर्स, थैचर्स कौन, जो कि वो हट बनाते हैं, मतलब हट के ऊपर तिनकों की, जो छत के ऊपर जो तिनकों की वो बनाते हैं ना, और टेरेस बोल सकते हो आप वो।
प्लोमेन्स लेगिंग्स, और खेतों में काम करने वाले, हल चलाने वाले किसानों की लेगिंग्स यानी उसका उनका पजामा। विलेजर्स पैटर्न्स एंड क्लॉक्स, और गांव के लोगों के लिए लकड़ी की खड़ाऊ जिसमें वो पाँव रख के चलते हैं वो, ये सब वो लोग बना, वो ये सारी चीजें आपको मार्केट में मिलेगी। और इन्हीं चीजों से ये पता चलता है कि वो जो जगह थी वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे दोनों चीजें होती थी, बिजनेस भी और बिजनेस में एग्रीकल्चर भी था और पशुपालन। So they came to a grizzled church whose massive square tower rose unbroken into the darkening sky. वो पहुंचती हैं एक चर्च के पास, ग्रिजल्ड चर्च मतलब एक पुराने चर्च के पास पहुंचती है, whose massive square tower, जिसका बहुत ही बड़ा स्क्वायर टावर, जो है टावर मतलब आपको पता होगा चर्च के ऊपर एक टावर होता है, वो स्क्वायर कलर का, रोज अनब्रोकन इन द डार्कनिंग स्काई, उस अंधेरे स्काई में बहुत ही ऊपर तक जा रहा था, यानी आप नीचे से देखोगे तो लग ही नहीं रहा था कि वो ब्रोकन है। इट वॉज अनब्रोकन यानी बहुत लंबा। द लोअर पार्ट्स बीइंग illuminated by the nearest lamp sufficiently to show how completely the mortar from the joints of the stonework had been nibbled out by time and weather। और नीचे के हिस्से में यदि आप पास से देखोगे उस लैंप को तो सॉरी नीचे के हिस्से से देखोगे तो लैंपों की रोशनी से इतने ज्यादा वो लोग वो इल्यूमिनेटेड थे, यानी वो जो चर्च है वो इतना ज्यादा प्रकाश उसमें से आ रहा था, ठीक है, जिससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जो पत्थर है, जो स्टोन वर्क किया गया है, उसकी जो जड़ाई है वो अब क्या हो गई, हल्की हल्की निकल गई है, ठीक है। हाँ, जो निबल्ड आउट बाय टाइम एंड वेदर, समय और वेदर के साथ, यानी कि समय और मौसम के प्रभाव से अब धीरे धीरे वो खराब होने लगा है। और उसकी वजह से उनमें छोटी छोटी क्रिवाइसेस यानी दरारें आ गई हैं। मेड लिटिल टफ्स ऑफ स्टोन क्रॉप एंड ग्रास ऑलमोस्ट एज फार अप एज द वो पेटलमेंट्स, जो कि और उन दरारों में छोटे छोटे क्या उग गए हैं, ग्रास, स्टोन क्रॉप एंड ग्रास, वो पौधे जो कि स्टोन पत्थर के अंदर से उग जाते हैं वो वाले, और घास जो है वो उनके ऊपर तक पहुंच गई है ना। फ्रॉम दिस टावर द क्लॉक स्ट्रक 8, यहाँ पर इस घड़ी में 8 बज गए थे, ठीक है, यानी अब देखो वो यहाँ जब पहुंची है तो 8 बज गए उस घड़ी में, सॉरी उस घड़ी में 8 बज गए थे। एंड देयर अपॉन अ बेल बिगिन टू टोल, तो हर एक घंटे पे एक घंटी बजती, जैसे घंटाघर होता है ना वैसे ही यहाँ पे एक मीनार थी चर्च के ऊपर, सॉरी एक टावर था उस पे भी बेल लगी हुई थी, क्लॉक लगी हुई थी, उस क्लॉक में हर थोड़ी देर में हर एक घंटे में, तो अभी यहाँ पे 8 बज गए थे, ठीक है, तो घंटी बजती है विद प्रैम्प्टरी क्लैंग, यानी जोरदार घंटी की आवाज आती है। द कर्फ्यू वॉज स्टिल रंग इन कैस्ट्रोब्रिज, और अभी भी कैस्ट्रोब्रिज में कर्फ्यू की घंटी बजाई जाती थी कि अब सब अपने अपने घर जाओ, अब हम मार्केट बंद करने का टाइम हो गया। एंड इट वॉज यूटिलाइज्ड बाय द इनहेबिटेंट्स एज अ सिग्नल फॉर शटिंग देयर शॉप्स, और ये जो 8 बजे की घंटी है ये बताती थी कि अब दुकानें बंद कर दी जाए। No sooner did the deep notes of the bell throb between the house fronts than a clatter of shutters arose to the whole length of the high street। उस हाई स्ट्रीट में जैसे ही वो घंटी बजी, चारों तरफ शटर बंद करने की आवाजें आने लगी, यानी ये काइंड ऑफ अलार्म था कि 8 बजते सबको अपनी अपनी दुकानें बंद कर देनी है। तो जैसे ही घंटी की आवाज आई, घरों के सामने गूंजी, तुरंत ही सारी की सारी दुकानों के शटर गिरने की आवाज गूंज उठी, है ना। तो और ये कब से चला आ रहा है, ये पहले से ही प्राचीन काल से ही ऐसा चला आ रहा है ये सिस्टम, और अभी भी कॉन्टिन्यूड है। ओके, सो if you can see the by mistake the video got stuck somewhere, so you can see the curfew was still rung वहां पर,
कैस्टर ब्रिज में कर्फ्यू लगा हुआ था या कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू इन द सेंसेस वैसा कर्फ्यू नहीं, मतलब कि सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, मार्केट बंद करने का टाइम हो गया है। तो वो मार्केट बंद करने का टाइम जो है वो उससे पता चलता है, किससे, वहां के इस व्यू से, कि अभी सब लोग जैसे ही घंटे की आवाज आई सब अपने अपने शटर बंद करने लगते हैं। ओके, मार्केट बंद होने लगता है। इन ए फ्यू मिनट्स बिजनेस एट कैस्टरब्रिज वॉज एंडेड फॉर द डे। और कुछ ही देर में, मतलब उस बेल बजने के थोड़ी देर बाद में, कैस्टरब्रिज का बिजनेस जो है वो उस दिन के लिए एंड पे आ जाता है। अदर क्लॉक स्ट्रक 8 फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अलग अलग घड़ियां 8 बजने की आवाज देने लगी। सबसे पहले वो जो मेन चर्च के वहां की घड़ी थी वो, उसमें आवाज आती है। वन ग्लूमिली फ्रॉम द गोल, अनदर फ्रॉम द गैबल ऑफ द alms house, with a perpetual creak of machinery more audible than the note of the bell। ठीक है, तो देखो अलग अलग घड़ियों की आवाज आने लगी कुछ ही मिनटों में। तो आ, एक कैसे कह सकते हो आप, एक डल साउंड में आवाज आती है। कहाँ से? जेल से, है ना। क्लॉक स्ट्रक 8 फ्रॉम टाइम टू टाइम, वन ग्लूमिली फ्रॉम द गोल। ग्लूमिली यानी कि सॉफ्ट टोन में आती है, कहाँ से? जेल से। अनदर फ्रॉम द गैबल ऑफ एन आर्म हाउस, एक धर्मशाला की छत से आती है। फिर परपैरेटिव क्रीक ऑफ मशीनरी, मशीनरी के बंद होने की आवाज आती है। मोर ऑडिबल देन द नोट ऑफ द बेल, जो कि घंटी की भी तेज आवाज थी। अ रो ऑफ टॉल वार्निश केस क्लॉक्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ क्लॉक मास्टर शॉप, एक क्लॉक मास्टर के शॉप के अंदर से जो घंटी है, घड़ी है, उसमें से आवाज आती है। और इस तरह से एक करके बहुत सारी घड़ियों की आवाज आती है, सब में 8 बजने की। लाइक रॉ ऑफ एक्टर्स डिलीवरिंग देयर फाइनल स्पीचेस बिफोर द फॉल ऑफ द कर्टन, जैसे कि कर्टन, पर्दा गिरने से पहले बहुत सारे एक्टर्स अपना फाइनल स्पीच देते हैं वैसे। द चाइम्स वर हर्ड स्टैमरिंग आउट द सिसिलियन मरीनर्स हिम, ये जो घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि सिसिलियन मरीनर्स हिम्स की धुन जैसी लगती है। So that chronologies of the advanced school were appreciably on their way to the next hour before the whole business of the old one was satisfactorily wound up। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ के जो क्रोनोलॉजिस्ट है, क्रोनोलॉजिस्ट होते हैं जो टाइम को कैलकुलेट करते हैं, यह क्लियरली देख सकते थे कि अगले घंटे में जाने से पहले, यानी कि 9 बजने से पहले पहले पुराने समय का, यानी कि आज का जो कारोबार है, आज का जो बिजनेस है, वो पूरा आराम से सेटिस्फैक्टरीली वाउंड अप हो गया, यानी कि वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया। इन एन ओपन स्पेस बिफोर द चर्च वॉकड अ woman with her ground sleeves rolled up so high that the edge of her underlinen was visible and her skirt tucked up through the pocket hole। तो चर्च के सामने से एक ओपन प्लेस पे एक लेडी जा रही थी, ठीक है, जिसका गाउन की आस्तीन इतनी ऊंची चढ़ी हुई थी कि उसकी जो अंडर लिनन, यानी उसने इतना ऊपर स्लीव्स कर रखी थी, उसके अंदर के कपड़े बाहर दिख रहे थे। और उसकी जो स्कर्ट है वो उसने टक की हुई थी अपनी पॉकेट में। शी कैरीड अ लोफ अंडर हर आर्म, उसकी आर्म में क्या था? ब्रेड का पैकेट था। शी वॉज पुलिंग पीस ऑफ ब्रेड, और उसमें से वो एक एक ब्रेड निकाल रही थी, हैंडिंग देम टू सम अदर वीमेन हु वॉक विद हर, और उसके साथ में जो लेडी चल रही थी उसको पकड़ा रही थी। विच पीसेस दे निबल्ड क्रिटिकली, जिनको वो बहुत ही ध्यान से खा रही थी। और ये दोनों कौन था? ये दोनों वो माँ बेटियां थी, ठीक है, जिसके बारे में चर्च के सामने से ये गुजर रही थी। और उन्हीं की व्यू से हमने, उन्हीं की आंखों से हमने ये व्यू देखा उस सिटी का, कि 8 बज गए, ये सब हुआ। द साइट रिमाइंडेड मिसेस हैंचर न्यूसन एंड हर डॉटर, तो ये साइट किसका था? मिसेस हैंचर न्यूसन, न्यूसन मतलब सुजैन, और उसकी बेटी एलिजाबेथ जैन का। दैट दे हैड एन एपेटाइट, इससे पता चलता है कि उनको भूख लगी थी। सॉरी, वो दोनों कोई और थी, ये नहीं थी। हम्म, पर इनको देख के इन दोनों को भूख लग जाती है। यानी एक और लेडी ब्रेड लिए हुए अपनी आर्म्स में अपने साथ वाली को एक एक टुकड़ा दे रही थी, दोनों आराम से खाते हुए जा रहे थे। और इसको देख के हैंचर न्यूसन यानी कि सुजैन और उसकी बेटी को भूख लगी। एंड दे इंक्वायर ऑफ द वुमेन फॉर द नियरेस्ट बेकर, और वो उस लेडी से जाके पूछते हैं कि आसपास कोई बेकरी है क्या।
ठीक है। तो या मे एज वेल लुक फॉर मैनी फूड एज गुड ब्रेड इन कैसबरी जस्ट नाउ। तो वो कहती है कि अ, तुम उतनी ही आसानी से मना फूड होता है जो गॉड देता है, वो वाला खाना ढूंढ सकती हो जितना कि एक अच्छी ब्रेड आपको यहाँ पे मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आफ्टर डायरेक्टिंग देम दे कैन ब्लेयर देयर ट्रम्पेट्स एंड थम देयर ड्रम्स एंड हैव देयर रोरिंग डिनर्स, waving her hand towards a point further along the street where the brass band could be seen standing in front of an illuminated building. But we must needs to put too far for want of a wholesome crust. There is less good bread than good beer in Casterbridge now. तो वो लेडी कहती है रिप्लाई में कि तुम मना भोजन यानी जो भगवान देता है स्वर्ग में, उसको तुम आसानी से ढूंढ सकते हो यहाँ पे, जितनी आसानी से अभी कैस्टरब्रिज में कोई अच्छा ब्रेड मिले तुम्हें। फिर वो उनको रास्ता बताते हुए कहती है कि वो देखो वहां पे वो अपनी ड्रम्स बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं, ठीक है। और उनके हाथों में क्या है, फूड है ना, अच्छा डिनर, रोरिंग डिनर यानी शानदार डिनर है। उसने अपने हाथ से वेविंग हर हैंड टुवर्ड्स अ पॉइंट, एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जहां जगमगाती जो इमारत दिख रही है ना आपको, वो इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग, सामने ब्रास बैंड खड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ब्रास बैंड जो म्यूजिक का बैंड है वो सब आपको दिख रहा है, लेकिन हमें तो अच्छे ब्रेड के बिना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब मिल जाएगा आपको लेकिन अच्छी ब्रेड नहीं मिलेगी। यहाँ पर अच्छी ब्रेड कम और अच्छी बियर ज्यादा मिलेगी कैस्ट्रोबिज में, ठीक है। एंड लेस गुड बियर देन स्वाइप्स, said a man with his hand in his pocket। और साइड से निकलते हुए एक आदमी जिसकी पॉकेट में हाथ है, वो कहता है कि अच्छा बियर भी कम है, जबकि सस्ता हल्का बियर, स्वाइप्स यानी कि जो सस्ता बियर होता है वो ज्यादा मिल रहा है। हाउ डज इट हैपन देयर इज नो गुड ब्रेड, आज मिसेस हैंचर। वो कहती कि ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे अच्छी ब्रेड ही नहीं मिलती। हैंचर ने उसको मिसेस हैंचर ने उसको पूछा, ओके। तो ओ इट इज द कॉर्न फैक्टर। तो वो रिप्लाई देती है कि ये जो अनाज व्यापारी है ना, कॉर्न फैक्टर यानी जो अनाज का बिजनेस करता है, ही इज द मैन दैट आर मिलर्स एंड बेकर्स ऑल डील विथ। तो ये कॉर्न फैक्टर है जिससे हमारे मिलर्स यानी जहाँ पे आटा निकलता है और बेकर है वो सब डील करते हैं, विच they didn't know was growed, so they say till the dough ran all over the ovens like quicksilver, so that the loaves be as spread as toads and like sweet uh, sudden inside। वो कह रही है कि सब लोग बेकरी वाले और ये जो है मील वाले, ये सब इस आदमी से जो कॉर्न मर्चेंट है, कॉर्न फैक्टर, उससे बिजनेस करते हैं। उसपे उन्हें जो उगा हुआ गेहूं बेचा, जिसे वे नहीं जानते थे कि पहले से उगा हुआ था। लोग कहते हैं कि इसका आटा ओवन में फैल गया है, जैसे पारा फैलता है ना, जैसे मरकरी फैलता है वैसे फैल जाता है, और जिससे रोटियां चिपक जाती है ना, फ्लैट एज टोड्स, मेंढक की जैसे चिपक जाती है, लाइक स्वीट सडन इंसाइड, जिसके अंदर से चर्बी जैसी हो गई हो, यानी कि फ्लफी बनती है, यानी अच्छी ब्रेड नहीं बनती क्योंकि गेहूं बेकार है। आई हैव बीन अ वाइफ एंड आई हैव बीन अ मदर एंड आई नेवर सी, मैं एक वाइफ रही हूँ, एक माँ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नेवर सीन सच अनप्रिंसिपल्ड ब्रेड इन कैस्टरब्रिज एज दिस बिफोर। मैंने इससे पहले कभी कैस्टरब्रिज में इतनी बेकार ब्रेड नहीं देखी। बट यू मस्ट बी अ रियल स्ट्रेंजर हियर नॉट टू नो दैट what's made all the poor walks inside फिल्म लाइक ब्लोड ब्लैडर्स दिस वीक। लेकिन तुम तो क्योंकि नई आई हो यहाँ पे, तो तुम्हें पता नहीं है कि एक हफ्ते गरीब लोगों के पेट गुब्बारों की तरह फूल गए। ब्लैडर्स, ब्लोड ब्लैडर्स दिस वीक बिकॉज ऑफ दिस बेकार फूड, है ना, गेहूं बेकार है, उस वजह से ब्रेड भी बेकार बन रही। आई एम सेड एलिजाबेथ मदर शाइली, कि हाँ मैं नहीं हूँ यहाँ पर। Not wishing to be observed further till she knew more of the future in this place, she withdrew with her daughter from the speaker's side। तो नहीं चाहती थी कि वो उससे और ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, वो वहां से निकल लेती है, ठीक है। बेटी के साथ पीछे हट जाती है।
और गेटिंग अ कपल ऑफ बिस्किट्स एट द शॉप इंडिकेटेड एज अ टेम्पररी सब्स्टिट्यूट फॉर अ मील, और वो छोटे थोड़े से बिस्किट ले लेती है बेकरी से और वो उस टाइम का खाना उनका हो जाता है, क्योंकि अच्छी ब्रेड तो वह नहीं है। द नेक्स्ट बेंड देयर स्टेप्स इंस्टिंक्टिवली टू वेयर द म्यूजिक वॉज प्लेइंग, और फिर वो अपने कदम उस तरफ बढ़ाती है जिधर म्यूजिक बज रहा था। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि थोड़ा सा ये कह सकते हो कि आपको विजनरी एस्पेक्ट देगा उस सिटी का, कैस्ट्रोबिस का, कि कैस्ट्रोबिस कैसी है, और एक हिंट देता है कि आगे जो भी चीजें होंगी या जो भी आगे की स्टोरी है वो कैसे वर्क ऑन करेगी। तो आई होप ये पूरा पिक्चर आपको क्लियर है। थोड़ा बड़ा हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है ऑब्वियसली, बट या फॉर एग्जामिनेशन पर्पस वी हैव टू गो थ्रू दिस वर्ड टू वर्ड। So thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.